नमस्कार दोस्तों, मैं सी सचिन। काफ़ी टाइम बाद आ रहा हूँ, यानी कि 1 महीना हो गया वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। थोड़ा शेड्यूल बिजी था कंप्लायंस में, जिसकी वजह से मुझे नॉलेज मिलती है और मैं आपको सब चीज़ बताता हूँ। तो मैं उस नॉलेज को छोड़ना नहीं चाहता जिसकी वजह से आप यहाँ पे उसका बेनिफिट लेते हो। आज मैं आपको बताने वाला हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। सेक्शन 54F कैपिटल गेन को लेकर पूरी सीरीज अपलोड कर चुका हूँ, कंपेरिजन बता चुका हूँ, एक एक सेक्शन के बारे में डिटेल में बता रहा हूँ, केस लॉज और जो लोग गलती करें वो भी। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है 54 के ऊपर। जो चाहते हैं कि 54 में एग्जाम्पशन लें और किन किन बातों को ध्यान रखें, तो आज की वीडियो जरूर देखें और अच्छी लगे तो आगे शेयर भी जरूर करें। सबसे पहले आता है कि किसको मिल सकता है 54F के अंदर एग्जाम्पशन। इंडिविजुअल्स और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, यानी किसी ने HF बना लिया, उसके पास HF का पैन है, उसको मिल जाएगा। और इंडिविजुअल्स, सचिन नाम इंडिविजुअल है, शिवम नाम इंडिविजुअल है, गीता नाम इंडिविजुअल है, ये सब नाम इंडिविजुअल्स हैं, इनको मिल जाता है। क्या फैमिली मेंबर्स को भी अलाउड होता है? बहुत सारी क्वेरीज आती है। माइनर डॉटर के नाम पे लेना चाहता हूँ, वाइफ के नाम पे लेना चाहता हूँ प्रॉपर्टी बेच के, तो उसमें भी मिल जाता है, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं। वीडियो मैंने बना रखी है कि जब फैमिली के नाम पे प्रॉपर्टी खरीदें, एकदम से लेना चाहें, तो किन किन चीज़ों को ध्यान रखें, वो वीडियो देख लीजिएगा। यहाँ पर उसके बारे में डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। अच्छा, क्या ड्यूरेशन होनी चाहिए, एसेट्स की क्लासिफिकेशन क्या हो? बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं, वो सोचते हैं कि हर बार एग्जाम्पशन मिल जाएगी। एग्जाम्पशन तभी मिलेगी जब आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स हो। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स 24 मंथ का टाइम होता है उसका। मैंने वीडियो बना रखी कई सारी। आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी और आपने उसे 24 महीने होल्ड कर लिया। मैंने यहाँ पे 2 ईयर लिखा नहीं दोस्तों, मैंने 24 महीने लिखा है, और वो भी डेट से, जिस डेट से आप एसेट्स परचेज करते हो और सेल करते हो, वहाँ से 24 महीने काउंट करना है। अगर आपके वो 24 महीने पार हो गए तो ही आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स मानी जाएगी और आपको 54F में एग्जम्पशन मिलेगी, यानी कि टैक्स बच जाएगा बहुत मोटा। अब एसेट्स कौन सी होनी चाहिए? ड्यूरेशन देख ली मैंने, कौन कौन ये देख लिया। अब कौन सी एसेट्स हो, किस एसेट्स के बारे में बात कर रहा हूँ? कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स, एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स, यानी कि इसमें शेयर्स भी आ गए, गोल्ड भी आ गया। इसे बैक कर देता हूं ताकि आपको दिख जाए। एनी लॉन्ग टर्म, तो यानी कि इसमें शेयर भी आ गए, कोई आपने सोना बेचा है और उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, कोई इंडस्ट्रियल प्लॉट है, फैक्ट्री है, कुछ कमर्शियल ज़मीन है, कुछ भी है, वो सब मेरी 54F के अंदर एग्जाम्पशन में आती है। और भी कई सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, एसेट्स है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कंप्लीट डिटेल मैंने उसके बारे में डाल दी है। एक्सेप्ट रेसिडेंशियल हाउस नहीं होना चाहिए। रेसिडेंशियल हाउस का मतलब हो गया 54 के अंदर इसकी डिडक्शन मुझे मिल जाएगी, उसकी सेक्शन अलग है। इसके ऊपर भी कंप्लीट वीडियो डाल चुका हूँ, जैसे आज बनाई है वैसी है। यानी कि सरकार कहती है आपने कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एसेट बेची हो, जो आपने 24 महीने के लिए होल्ड करी हो, आप उसको बेचो और एक घर खरीद लो, हम आपको 54F में एग्जाम्पशन दे देंगे। पर्पज़ यही है, रियल इस्टेट को बूम करना। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स का मतलब हो गया डेप्रिशिएबल एसेट्स भी उसमें आ जाती है। डेप्रिशिएबल एसेट्स जब होती है और आपने उसे होल्ड कर लिया 24 महीने से ऊपर, तो भी आपको उसका बेनिफिट ले सकते हो। कई लोगों को कन्फ्यूजन है कि क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स लिखा हुआ आ रहा है और उसके ऊपर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है तो नहीं मिलेगा। डेप्रिशिएबल एसेट्स पे भी इसका बेनिफिट ले सकते हैं आप। कंडीशन क्या है? आपके पास सिर्फ एक घर होना चाहिए। यानी कि मैंने कुछ बेचा, मान लीजिए मैंने शेयर्स बेचे, अनलिस्टेड शेयर थे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया, अब मैं उसको इन्वेस्ट करके 1 करोड़ का हो गया, मान लीजिए अगर प्रॉफिट हुआ मेरे को, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 करोड़ का हो गया, और मेरे पास एक घर पहले से है, तो मैं एक घर और ले लूँ तो मुझे पूरा टैक्स बच जाएगा मेरा। एक घर होना चाहिए इंक्लूडिंग ज्वाइंट अकाउंट, यानी कि ज्वाइंट में प्रॉपर्टी है तो भी वो घर काउंट होता है, ध्यान रखना। अच्छा, कंडीशन देख लीजिए, रजिस्टर्ड हो, अनरजिस्टर्ड हो, पावर टर्नी पर हो, लीज हो, फ्री होल्ड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कई सारी क्वेरी आती है कि सर पावर टर्नी भी माना जाएगा, वैलिड है? जी हाँ वैलिड है। रजिस्ट्री हुई है नहीं हुई है, वैलिड है। लीज होल्ड पर है, वैलिड है। फ्री होल्ड है, वैलिड है। सब चीज़ों पे वैलिड होती है। टाइटल ट्रांसफर नहीं होता, वो मैटर अलग है, लेकिन 54F के लिए प्रॉपर्टी लेना जरूरी है। टाइप ऑफ न्यू एसेट्स परचेज फॉर एग्जाम्पशन, भाई मैंने यहाँ बेच तो दी है, अब मुझे लेना क्या है? ओनली 1 रेसिडेंशियल हाउस इन इंडिया। इंडिया के अंदर आपको एक घर खरीदना है, जो यहाँ बेचोगे आप, उसके बदले घर खरीद लो, एक घर, तो आपका पूरा टैक्स बच जाएगा। कैलकुलेशन में दिखाऊंगा अभी मैं। प्लॉट लेके भी आप कंस्ट्रक्शन करा सकते हो, वो भी इसके अंदर वैलिड है जब घर खरीदने जा रहे हो। अच्छा, ग्राउंड फ्लोर मैंने लिया, फिर मैं उस पैसे से फर्स्ट फ्लोर ले लिया, फिर सेकंड फ्लोर ले लिया,
रजिस्ट्री अलग अलग हुई, इन तीनों की रजिस्ट्री अलग अलग हुई, तो क्या ये 3 घर माने जाएंगे? जी नहीं। मेरा एक है, एक आइडेंटिकल यूनिट है, कोर्ट कहती है कि आपकी भली रजिस्ट्री अलग अलग है या आपका एक ही घर माना जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। कई लोग करा लेते हैं अलग अलग रजिस्ट्री, क्या फर्क पड़ता है उस रजिस्ट्री से, घर तो मेरा एक ही है तो एक घर माना जाएगा। यही टेक्निकल पॉइंट्स हैं, इसलिए मैं कहता हूँ कि जब भी आप कभी भी प्रॉपर्टी खरीदे बेचें तो कंसल्टेंट की ओपिनियन जरूर ले लें, अपना दिमाग ना लगाएं। कुछ टेक्निकल पॉइंट भी होते हैं, केस लॉस के डिसीजन होते हैं, पेपर के बेस पे कुछ और डिसीजन भी हो सकता है। आप नॉलेज ले लीजिए, लेकिन जब कभी भी इम्प्लीमेंट की बात आए एडवाइस जरूर लीजिए प्रॉपर। कोई फर्क नहीं पड़ता, ज़िंदगी में एक दो बार बेचते हैं, प्रॉपर एडवाइस आ जाएगी तो इनकम टैक्स के नोटिस से बच जाएंगे और फ़ायदा जरूर होता है एडवाइस से। टाइम लिमिट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, लेना कब है? 1 साल के अंदर परचेज कर लें। पहले जो डेट पे आपने बेचा है उसकी उस डेट से 1 साल पहले, मैं डेट बोल रहा हूँ बार बार, कई लोग फाइनेंशियल ईयर ले लेते हैं, डेट से 1 साल पहले या उस डेट के 2 साल बाद या 3 साल के अंदर कंस्ट्रक्शन करा लीजिए। यानी कि मैंने अगर आज की डेट में कोई चीज़ सेल करी है, शेयर सेल करें, तो इसे ठीक 1 साल पहले देख सकता हूँ, खरीद सकता हूँ, प्रॉपर्टी एग्जम्पशन मिल जाएगी। 2 साल बाद ले सकता हूँ या 3 साल के अंदर कंस्ट्रक्शन करा लूँ। जो मैंने लैंड बताया ना, लैंड खरीद ली फिर कंस्ट्रक्शन कर ली, तो वो भी अलाउ है। फर्नीचर एंड फिक्चर भी कॉस्ट ऑफ पार्ट है, यानी कि जब आप किसी को पेमेंट कर रहे हो तो कई बार फर्नीचर फिक्चर का भी एग्रीमेंट बना लेते हैं हम, तो वो भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाता है। मान लीजिए मैंने पैसे दे दिए, पोसेशन ले लिया और रजिस्ट्री नहीं हुई है। कई लोग रजिस्ट्री को बेस बना लेते हैं यार कि रजिस्ट्री होगी तो ही तेरे को एग्जम्पशन मिलेगी वरना नहीं मिलेगी, ये बिल्कुल गलत है। अगर आपने पैसे दे दिए, पोसेशन ले लिया, रजिस्ट्री हुई नहीं हुई है, 4 साल बाद हो रही, 5 साल बाद हो रही, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको एग्जम्पशन मिलेगी। आपने अगर सिर्फ एडवांस भी दे दिया बिल्डर को तो भी वो परचेज मानी जाती है। मुझे 1 करोड़ का कैपिटल गेन हुआ, मैंने 50 लाख दे दिए बिल्डर को, वो भी परचेज माना जाएगा। आपका एग्रीमेंट हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, हुआ है तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पेमेंट 3 साल में देनी दोस्तों। आपने बिल्डर के पास अपॉइंट करा कंस्ट्रक्शन प्लान में, बिल्डर तो पता ही आपको रेट में 5-5 साल में बना रहे हैं, आपने पेमेंट 3 साल में करनी है, कंस्ट्रक्शन बाद में हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मेरे हाथ में नहीं है ना यार, मेरा कंट्रोल ही नहीं है। सरकार ही चाहती है पैसा जो है ना वो आप लगा दो, बस पैसे से कोई इंजॉय मत करो, कहीं थाईलैंड घूमने चले जाओ आप। कंस्ट्रक्शन क्या है, सेल से पहले भी शुरू हो सकती है। मान लीजिए मेरे पास कोई प्लॉट पड़ा हुआ था, मैंने शेयर बेचे, मेरा पैसा आया और मैंने कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी बहुत पहले ही, मेरे पास अपना पैसा ही पड़ा था, वो कंस्ट्रक्शन भी इसमें इंक्लूड हो जाएगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किस डेट से काउंट करें, हालांकि मैं इस पर बता चुका हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डेट ऑफ ट्रांसफर, यानी कि जब आप कोई चीज़ सेल करते हो, जो मैं शेयर्स की बात कर रहा हूँ, वो डेट लेते हैं सेल की। कंपलसरी एक्विजिशन में पेमेंट डेट लेनी पड़ती है रिसिप्ट से। क्या होता है, कंपलसरी एक्विजिशन तो जाते हैं 2-2 साल 3-3 साल कंपनसेशन आने में लग जाता है। अच्छा मेरे पास पैसा ही नहीं आएगा तो यार मैं क्या घंटा खरीदूंगा चीज़ों को, जब पैसा का दे तो खरीदूंगा, सरकार लेट करती है, तो इस केस के अंदर डेट और रिसिप्ट मान ली गई है। अच्छा रजिस्ट्री डेट लूँ या पोसेशन डेट लूँ नई एसेट्स की? मैंने शेयर बेचे, मैंने एक प्रॉपर्टी खरीद ली, पेमेंट कर दी है, रजिस्ट्री नहीं हुई है, पोसेशन मिल गई है या पोसेशन हुई, रजिस्ट्री डेट हो गई है, दोनों में जो भी हो वो मान ली जाती है, यानी कि विच एवर अर्लियर। मैंने पैसे दे दिए, पोसेशन मिल गई है, वो डेट मान ली, यानी कि 1 साल पहले पोसेशन मुझे मिल गई थी, रजिस्ट्री उसके बाद में हुई है तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कितना अमाउंट एग्जम्प्ट होगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है। 54 ऐप की कैलकुलेशन जो है इतनी डिफिकल्ट है, इतनी मुश्किल है, इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, दिखाऊंगा वीडियो में मैं आपको। वो एग्जामिशन ऐसा नहीं है कि आपने शेयर बेचे और जो पैसा आया उसमें थोड़ा यूज़ कर लिया, कॉस्ट मैनेज कर लिए, खर्चे मैनेज कर लिए, जो बचा वो इन्वेस्ट करना है। सेक्शन 54 की तरह सोचते हैं लोग इसको, इसकी कैलकुलेशन में ज़मीन आसमान का अंतर है। इसका फार्मूला है, सबसे ऊपर आएगा इन्वेस्टमेंट इन न्यू एसेट्स डिवाइड बाय नेट सेल कंसिडरेशन, उसको मल्टीप्लाई करना है कैपिटल गेन से। मुझे पता है फार्मूला समझ में नहीं आएगा, फिगर के साथ इसको बताना चाहिए मेरे को, लेकिन टाइम कम है तो वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा जो मैं कैलकुलेशन बता रहा हूँ आपको। मैं फिर भी मैं छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूँ कि इसमें निकालते कैसे हैं। मान लीजिए आपने शेयर बेचे 88 लाख के, ठीक है, और आपने उस पर 1 लाख का खर्चा कर दिया, कोई भी खर्चा हो गया, स्टैम्प ड्यूटी वगैरह पे करी, एक ब्रोकेज पे करी, तो आपका 87 लाख आया है। ये होता है मेरा नेट सेल कंसिडरेशन। नेट सेल कंसिडरेशन, ये तो मेरा सेल हो गया, सेल कंसिडरेशन, और ये हो गया नेट, यानी कि जो खर्चे सेल से इंसिडेंट हैं वो आप मैनेज कर सकते हो, ब्रोकेज भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अगर प्रॉपर्टी का केस है मान लो कमर्शियल वगैरह,
तो ये आपको इन्वेस्ट करना है मोटा मोटा, मैं भी मोटा मोटा बता रहा हूँ। यहाँ पे वो कॉस्ट माइनस नहीं होती है, जो 54 के अंदर कॉस्ट माइनस करते हैं ना, वो यहाँ माइनस नहीं होती है। फिर भी वीडियो बना दी कंप्लीट मैंने अच्छी सी, वो देख लेना। अब आपने अगर कुछ गलती कर दी, एग्जाम्पशन तो ले ली है, एग्जाम्पशन के बाद लोग भूल जाते हैं। जैसे शादी हो जाती है ना, शादी होगी, शादी के बाद किन बातों को ध्यान करना कोई ध्यान नहीं रखता, शादी तक की ध्यान रखते हैं, उसकी तैयारी में कुछ दिक्कत ना हो जाए, वरमाला के टाइम पे कुछ दिक्कत ना हो जाए, डीजे पे डांस करते दिक्कत ना हो जाए, विदाई के टाइम पे कुछ दिक्कत ना हो जाए। भैया आगे का भी ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा तो ससुराल जाके उसको कैसे मैनेज करना है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने नई एसेट 3 साल में ट्रांसफ़र कर दी तो एग्जाम्पशन विड्रॉ हो जाएगी। जो आपने टैक्स बचाया है वो आपको यहाँ पे टैक्स पे करना पड़ेगा, चाहे आपको किसी को गिफ्ट डीड के थ्रू भी कर दो तो भी। तो इसलिए मैं मना करता हूँ कि जब 3 साल हो जाएँ उसके बाद ही गिफ्ट डीड करें अपने बच्चों के लिए। आप कोई दूसरा घर नहीं खरीद सकते 2 साल के अंदर अंदर, कंडीशन ये भी है। सरकार नहीं चाहती कि आप अपनी प्रॉपर्टी बढ़ाने लग जाएं, वो कहते हैं एक घर लो बस, पहले एक घर था, एक घर और ले लो, एग्जाम्पशन ले लो, बात खत्म। कोई तीसरा घर मत खरीदना। कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते 3 साल के अंदर अंदर नए घर की भी, ये भी कंडीशन है। सेम चाहती है वो कि घरों को बढ़ावा ना मिले, 2 घर बहुत हैं। अगर आपने गलती कर दी तो क्या होगा, 54F गलती कर दी दोबारा इन्वेस्ट कर देना, दोबारा ही फॉलो हो जाएगा, दोबारा एग्जाम्पशन मिल जाएगी। क्या होगी गलती होगी तो टैक्स क्या लगता है अगर आपने कर दी गलती, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। 54 में शॉर्ट टर्म लगता है, यहाँ पे लॉन्ग टर्म। क्या स्कीम एप्लीकेबल है, कौन सी स्कीम की बात कर रहा हूँ, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम 1988। यानी कि अगर मैं 31 जुलाई तक अपना पैसा यूटिलाइज नहीं कर पाया तो उस पैसे का क्या अपने पास रख लूँगा, FD करा दूंगा? नो, आपको वो पैसा 31/3/2023 तक, यानी कि अगर इस साल किसी को हुआ है तो 31/7/23 तक वो पैसा कैपिटल गेन अकाउंट में जमा कर दे और वहाँ से प्रॉपर्टी खरीदे या विड्रॉ कर ले। तो ये पॉइंट आपने ध्यान रखना है 54F के अंदर। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं हर वीडियो में बताता हूँ, मेरी एक्सपर्ट एडवाइस। क्या आप हाउस लोन पे कर सकते हो? देखो पे तो कर सकते हो, मना कौन कर रहा है, लेकिन आपको 54 की एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी, नहीं मिल सकती। अगर मैंने ITR फाइल नहीं करी दोस्तों, ITR फाइल नहीं करी है तो आपको एग्जाम्पशन जरूर मिलेगी, लेकिन आप पे इनकम टैक्स का नोटिस जरूर आ जाएगा कि आपने प्रॉपर्टी खरीदी है, बेची है, आपने डिस्क्लोज क्यों नहीं करा, 50 चीज़ें मिलेंगी। तो एग्जाम्पशन जरूर मिलेगी, लेकिन ITR जरूर भर दीजिए कम से कम। क्या सेम मनी अलाउ है? ऐसा नहीं है। आपने शेयर बेचे, आपके पास 1 करोड़ आ गया, आप उस 1 करोड़ से थाईलैंड घूमकर आ गए, सब जगह घूमकर आ गए, ऑस्ट्रेलिया एंजॉय कर लिया। फिर आपने 1 करोड़ रुपये अपने दोस्त से लोन लिया और आपने प्रॉपर्टी इन्वेस्ट कर दी, फिर फर्दर जो करनी है घर के अंदर मिल जाएगा। रिलेटिव ट्रांसफर के केस में क्या होगा, नो एप्लीकेबिलिटी ऑफ कैपिटल गेन। जब मैं किसी अपने रिलेटिव को देता हूँ तो उसमें कोई सेल कंसिडरेशन नहीं होता। जब सेल कंसिडरेशन नहीं है तो कैपिटल गेन या कैपिटल गेन टैक्स बात ही नहीं आती है। क्या सेक्शन 54 EC साथ में क्लेम कर सकता हूँ और साथ में सेक्शन 54F भी आ सकता है? यस, आंसर है यस। तीनों सेक्शन अलग अलग हैं, तीनों से क्या मतलब मेरे को, मैं कर सकता हूँ उसको, लेकिन कंडीशन चेक कर लेना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं लास्ट में लिखा है, बीच में समझाया भी था। पेमेंट मैटर है दोस्तों, ध्यान रखना। सरकार चाहती है आपके पास पैसा ना रहे, कंस्ट्रक्शन कब हो रही है, रजिस्ट्री कब हो रही है, पोसेशन कब हो रहा है, ये थोड़ा हमारे कंट्रोल में नहीं है, हो जाएगा, टाइम लिमिट है, लेकिन पैसा देना मेरे हाथ में है। मैं अपने पास पैसा ना रखूँ। सरकार चाहती है जो बेचा है आपने वो पैसा आपके पास ना है, पैसा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा कहीं ना कहीं तरीके से टाइम लिमिट के अंदर। तो पेमेंट मैटर है, नॉट रजिस्ट्री और पोसेशन। तो ये था आज का सार 54F में। दोस्तों जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी मैंने आज की वीडियो में डाल दी है। अच्छी लगी तो लाइक करिएगा और जितना हो सके इसको शेयर कीजिएगा, क्योंकि लोग क्या करते हैं गूगल पे, यूट्यूब पे देखकर डिसीजन ले लेते हैं, आसपास दोस्तों से बात कर लेते हैं और प्रॉपर एडवाइस नहीं लेते। तो प्रॉपर एडवाइस जरूर लें। कोई क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हो, मेरा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी है, आप उस पर फ़ोन करके मुझसे प्रॉपर एडवाइस और कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं कि मेरे केस के अंदर ऐसा हुआ था, अब मुझे क्या करना चाहिए। साथ में दोस्तों अब मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, जहाँ पे मैं डेली बेसिस पे आपको अपडेट करता हूँ फाइनेंस से रिलेटेड, तो मुझे वहाँ पे फॉलो जरूर कर लीजिएगा। और जल्द मिलूँगा एक और वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार।